नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। अभिव्यक्ति के खतरे अब उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। जी हां, जी मीडिया पर भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ बेबाक मीडिया की मुहिम लगातार जारी है और जिस तरह से देश भर के लोगों की प्रतिक्रियाएं इस मुहिम के साथ जुड़ रही हैं, उसे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि अब इस मुहिम का अंजाम तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। और इसकी वजह भी है, सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि देश के आम लोगों को पिछले 10 सालों के दौर ने इस बात का एहसास करा दिया कि उनकी आवाज को, उनके जज्बात को सत्ता के दम पर दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे अब हर कीमत पर रोकना ही होगा। मीडिया की आवाज को दबाने और उस पर लगाम कसने की कोशिशें तब हुई हैं जब सरकारी प्रतिष्ठान के भ्रष्टाचार और उसके गैर लोकतांत्रिक आचरण को मीडिया ने जनता के सामने रखा है। इस बात का एक लंबा इतिहास रहा है कि ज्यादातर मीडिया को शिकंजे में लेने की कवायद तभी हुई है जब सत्तानशीनों से जुड़े मामलों में कई के चेहरे उजागर हुए और उनके जरिए सत्ता पक्ष की किरकिरी हुई। अब बड़ा सवाल यह कि अपने गिरेबान में झांकने के बजाय आखिर मीडिया को निशाना बनाने की प्रवृत्ति कहां तक सही है? क्या मीडिया का मतलब सिर्फ सरकारों की तारीफ करना है? अगर मीडिया सरकार और सत्ता पक्ष पर सवाल उठाता है तो उसे स्वस्थ आलोचना मानकर उसका स्वागत क्यों नहीं होता? खबर दिखाना, खबरों का विश्लेषण करना और खबरों के जरिए वो सच सामने लाना जो जनता के लिए जरूरी है, लोकतंत्र में मीडिया का ये सबसे पहला कर्तव्य माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब मीडिया अपने इस एथिक्स पर ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे दुश्मन मान लिया जाता है? अतीत में ऐसे कितने ही मौके आए हैं जब मीडिया की खबरों ने सरकारी तंत्र को हिलाकर रख दिया और बदले में सरकारी तंत्र ने खुद की गलतियों को सुधारने के बजाय मीडिया को ही बांधने की कोशिश की है। ये और बात है कि ऐसी हर कोशिश वक्त के साथ नाकाम हुई, लेकिन सवाल तो है। सवाल ये कि आखिर इस नियत का क्या करें? क्या लोकतंत्र में जीने, रहने और उसकी कस्में खाने वालों से ऐसे आचरण की उम्मीद रखी जा सकती है? माना कि राजनीति में नैतिकता की दुहाई देने वाले और नैतिक आचरण को जीने वालों में एक बड़ा फर्क है, लेकिन कम से कम लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को जीने के लिए क्या ऐसा जरूरी नहीं है? बात अगर कोई बड़ी हो तो समझ में आती है, छोटी छोटी बातें भी सरकारों की सहनशीलता के लिए कड़ी चुनौती बन जाती हैं। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब उत्तर प्रदेश में ऐसा ही मामला सामने आया था। जब सैफई महोत्सव को लेकर मीडिया ने कुछ कड़वी हकीकत सामने लाने की कोशिश की थी तो सरकार इस आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बजाय कि ऐसी नौबत आने की वजह तलाशी जाती, सरकार के अधिकारियों ने केबल ऑपरेटरों पर दबाव डलवाकर 2 चैनलों को यूपी से ब्लैकआउट करा दिया। क्या ये आलोचना को लेकर घटती सहनशीलता को नहीं दिखाता? वैसे ये अकेला मामला नहीं है। यूपी में मौजूदा अखिलेश सरकार से पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आ चुका है, जब मायाराज के कुछ अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ खबरें दिखाने पर जी मीडिया ग्रुप के एक चैनल को यूपी में बैन कर दिया था। ये घटनाएं बताती हैं कि सिर्फ सत्ता की ताकत जिसके पास भी रहे, वो उसका इस्तेमाल वाजिब और गैर वाजिब दोनों तरीके से करना चाहता है। स्वस्थ आलोचना के दायरे सिमटते जा रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब अन्ना आंदोलन के दौरान सरकार ने बाकायदा एक जीओएम तक बना डाला था ताकि मीडिया की कवरेज पर नजर रखी जा सके। दरअसल अतीत में ऐसा कई बार हो चुका है। मीडिया को रोकने और उसे पूरी तरह सरकारी भोंपू बना देने की सबसे बड़ी कोशिश उस वक्त हुई थी जब देश में इमरजेंसी लगी थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लगी इमरजेंसी में कई पत्रकार जेल में डाले गए, कई अखबार बैन कर दिए गए और अखबारों में खबरें सिर्फ सरकारी होती थी। वो वक्त था जब संपादक अखबारों में संपादकीय की जगह खाली छोड़ दिया करते थे। खैर ये तो इमरजेंसी का दौर था। मीडिया पर एक अघोषित आपातकाल लगाने की कोशिश
दोबारा तब हुई जब बोफोर्स का घोटाला सामने आया था। इस दौरान केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। लगातार बोफोर्स घोटाले की छपती खबरों और उनमें सरकार पर उठते सवालों ने राजीव गांधी सरकार को इतना परेशान कर दिया कि आखिरकार राजीव गांधी ने जुलाई 1988 में संसद में मानहानि विधेयक रख दिया, जो लोकसभा से पास भी हो गया। लेकिन देश भर के पत्रकारों के कड़े विरोध ने सरकार को कदम वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब मौजूदा वक्त की 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी पैदा भी नहीं हुई थी। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या था इस विधेयक में। मानहानि विधेयक में खबरों या खुलासों को फांसीवादी तरीके से दबाने की कोशिश की गई। इसके मुताबिक पत्रकारों पर आपराधिक मामला चलाकर 2 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा 27 अक्टूबर 1989 में सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी पर बनी फिल्म को बैन कर दिया। कहा गया कि इस फिल्म में तथ्यों को ठीक तरीके से नहीं दिखाया गया, जबकि इससे पहले ही ये फिल्म राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी थी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब मीडिया को सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार के खिलाफ जाने की कीमत चुकानी पड़ी है। दक्षिण भारत में आज भी ऐसे कई चैनल हैं जो राजनीतिक शख्सियतों से ताल्लुक रखते हैं और जिनका प्रसारण सरकारें बदलने के साथ ही ऑन ऑफ होता रहता है। कुल मिलाकर मीडिया को दायरे में रखने की कोशिशों के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसे कम से कम एक बेहतर और मजबूत लोकतंत्र के लिए जायज नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र का ढांचा तभी मजबूत होता है जब आलोचक और आलोचना दोनों के लिए जगह बनी रहे। अंबुजेश कुमार, जी मीडिया। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए वाराणसी से वरिष्ठ कॉलमिस्ट प्रोफेसर दीपक मलिक जी हैं और नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी हमने खबर में भी दिखाया कि एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसने न तो इमरजेंसी का दौर देखा है और न उसके बाद बोफोर्स का दौर देखा है, जिस तरीके से मीडिया पर शिकंजा कसने की कोशिश हुई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या था वो दौर और क्यों इतनी टीस थी। पिछले 10 वर्षों में हमने ये जरूर देखा है कि सोशल मीडिया या जो स्थापित हमारे संचार माध्यम हैं उसमें अलग अलग तरीके से शिकंजा सरकार ने कसा है। देखिए शेखर, एक बात है कि कोई भी सरकार हो, कोई सत्ता प्रतिष्ठान हो, वो अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहता। वो जमाना अब नहीं है कि निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो अब कोई निंदक को जो है अपने पास नहीं रखना चाहता, कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करना चाहता। ये एक जेनरिक बात हो गई, सामान्य बात हो गई जो सबके लिए। उसके बाद आता है कि जब भी कोई सरकार गलत रास्ते पर जाती है, जब जनता का दबाव, जन दबाव बढ़ना शुरू होता है सरकार पर उसके कामकाज को लेकर, उसके घपले घोटालों को लेकर, तो उन्हें दबाने की कोशिश होती है। उनको सामने कौन लाता है? मीडिया। तो मीडिया और जनता के बीच का जो ये लिंक है, इसको तोड़ने की कोशिश होती है। जनता को तो दबा नहीं सकते, जनतंत्र है, मीडिया को भी नहीं दबा सकते, लेकिन कोशिश होती है। सरकार को लगता है कि बहुत सी ऐसी हमारे पास ऐसे तंत्र हैं जिनके जरिए हम मीडिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि कोई सफल नहीं हुआ। इमरजेंसी में कुछ समय के लिए जरूर ये हुआ, लेकिन उस समय भी विरोध हुआ, उस समय भी इसके खिलाफ लोग खड़े हुए, उस समय भी इसके खिलाफ लिखा गया। तो ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कोशिश नहीं की। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसकी आलोचना में कुछ कहा जाए, लिखा जाए। उससे मीडिया से, बुद्धिजीवी वर्ग से ये अपेक्षा रहती है सरकारों की कि उनकी प्रशंसा की बात करें, उनके काम, उनके जो सकारात्मक काम है उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। मीडिया का ये काम नहीं है। मीडिया का मुख्य तौर से जो काम है वो ये है कि सरकार जब गलत रास्ते पर जा रही हो, सत्ता जब गलत रास्ता अख्तियार कर रही हो, तो उसको आगाह करें, जनता को बताएं कि जिनको आपने चुनकर भेजा है वो अपना काम नहीं कर रहे हो, अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। तो ऐसे में एक टकराव शुरू होता है। तभी जब मीडिया इस अंकुश को मानने से मना करता है, तब सत्ता अपना असली रंग दिखाती है। ठीक है, प्रोफेसर दीपक मलिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मीडिया का काम है, उसका धर्म है कि वो
लगातार उन चीजों को सामने लाता भी है जो दरअसल कहीं गलत हो रहा है। वो अच्छी बातें भी लेकर के आता है सरकार की तरफ से अगर कुछ होती हैं, उसी अनुपात में वो ये भी देखता है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको सबसे पहले लेकर के आए और ज्यादा मुखर तरीके से लेकर के आए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर जब ये चीज स्थापित है तो उसके बावजूद इस तरीके की तकलीफ क्यों होती है? क्या वाकई जनता एक आंदोलन के रूप में सामने आ जाती है जब चुनाव के वक्त होते हैं कि अगर लगातार किसी सरकार ने घपले घोटाले किए हैं या जनता को त्रस्त किया है, वो चीजें मीडिया में आई हैं, तो उसका कितना इंपैक्ट आपको लगता है कि हां चुनाव पर पड़ता है? दरअसल एक जो महत्वपूर्ण मामला इसमें बनता है वो ये है कि आजादी के वक्त में जो हमारा एक पॉलिटिकल मिलियू बना था, वो मिलियू जो था और जो मीडिया का मिलियू था, उन दोनों में कोई बहुत बड़ा अलगाव नहीं था। दोनों ने इकट्ठा होकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी जी। तो उस वक्त ये जो इस तरह के वाकयात सुनाई नहीं पड़ते थे, सुनाई पड़ते थे लेकिन कम सुनाई पड़ते थे। लेकिन इसके बाद से जो हमारा नया रूलिंग क्लास बना, उसको अगर सोशियोलॉजिकली आप देखें तो ये नया रूलिंग क्लास उन जनतांत्रिक मूल्यों से पूरी तरह से अलग है, अलग थलग है, उसका कोई रिश्ता नहीं बनता है और वो न जन आंदोलनों के माध्यम से आया है, न बेहतर मूल्यों की लड़ाई के माध्यम से आया है। ज्यादातर लोग सोशल बेस और अन्य माध्यमों के माध्यम से राजनीति के शीर्ष पदों पर आ जाते हैं। तो इन्हें जो राजनीति के और जीवन के जो सामान्य मूल्य हैं, जिसपे एक जनतांत्रिक समाज चलता है, उसकी चेतना नहीं रहती है। स्वाभाविक है कि जब मीडिया इन सब चीजों को, उनके गलत कामों को एक्सपोज करना शुरू करती है तो ये घबरा जाते हैं। और चूंकि इनके पास एक मूल्यों का वो जखीरा नहीं रहता है जो पिछले पीढ़ियों के पास रहा है, तो इसलिए वो बिल्कुल से उसे घबरा जाते हैं और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश ठीक करते है। हैं। इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बात को हमारे दर्शक जरूर ध्यान रखें जो इस चर्चा में सामने आई है कि एक ऐसा, यानी राजे रजवाड़े तो खत्म हो गए, लेकिन एक नया राजा रजवाड़ा पूरा बस चुका है, बन चुका है हिंदुस्तान में, और वो अपनी तरह से अपनी आलोचना सहना नहीं चाहता। यह अलग बात है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम हर बार ऐसे ही ज्यादातर चेहरों को चुन करके अपनी सरकार में या अपनी संसद में भेज देते हैं। अब सिर्फ हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं या आप अखबार या टेलीविजन के जरिए ही खबरें जान पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद भी अपने आप में सूचना संचार के एक बहुत बड़े माध्यम है। सोशल मीडिया हाल के वर्षों में अपनी बात कहने और दूसरों की बात सुनने का सबसे बड़ा और प्रचलित माध्यम बना है। आंदोलन खड़ा करने से लेकर अपराधियों को पकड़ने तक में सोशल मीडिया की मदद ली गई है। लेकिन जितनी तेजी से सोशल मीडिया लोकप्रिय हुआ, उतनी ही तेजी से इस पर लगाम लगाने की भी कोशिशें हुई। सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों की गिरफ्तारी से लेकर कानून बनाने तक की असफल कोशिश मौजूदा सरकारों ने की है, जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में तानाशाही के बीज बोने की कोशिश लगता है। हाल के वर्षों में जिस तरह सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, उतनी ही तेजी से सूचनाओं का आदान प्रदान और प्रतिक्रियाओं का दौर भी चला है। हर छोटी से छोटी बात लोगों की जानकारी में है और उस पर बड़ी से बड़ी शख्सियत की टिप्पणी सार्वजनिक है। ये माना कि अपने गांव, मोहल्ले, कॉलोनी, सोसाइटी की खुसुर जानना किसी हिंदुस्तानी की दैनिक क्रिया हो सकती है। लेकिन जानकारियों और प्रतिक्रियाओं की सुनामी उठना ये बताता है कि बहुत कुछ था और है जो न जाने कब से उमड़ने, घुमड़ने और उबलने को बेचैन था। उसे सोशल मीडिया का चूल्हा मिला तो बातें अब पकने लगी हैं।
ये तो एक बहुत अच्छी अभिव्यक्ति प्रकट करने का माध्यम है आज की तारीख में सोशल मीडिया। आप फेसबुक पे देख लीजिए, ट्विटर, बड़े बड़े नेता सारे ट्विटर यूज करते हैं। जितनी जनता है जो अपने विचार प्रकट करना चाहती है, वो तो सबसे अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया। कपिल सिब्बल साहब को इसमें सबसे ज्यादा खराब लगता है कि लोग टिप्पणी क्यों करते हैं। लोग उनके हिसाब से तो विचारों को अभिव्यक्ति पे लगाम लगा देंगे। आज की नौजवान पीढ़ी अपने बुजुर्गों से ये सुनती हुई बड़ी हुई थी कि कांग्रेस की सरकार जब जब देश में बनी तब महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। इस बार उसने न सिर्फ इसे अपनी आंखों से देखा, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौजवान आबादी इसका शिकार हो गई और उसे अपनी बात रखने का जो तरीका, जो माध्यम सामने मिला, उससे उसने सरकार को रौंदना शुरू कर दिया। सरकारों में जब व्यक्तिगत टीस किसी को पहुंच रही है ना, तो वो ये कार्रवाई करने का प्रयास और दुस्साहस कर रहा है। कदम बढ़ाया एक और पीछे खींचने पड़े दो, तो हिंदुस्तान की जनता का साहस है, उसके आगे कोई उसकी आवाज को रोक पाएगा, मैं नहीं समझता। ये ज्यादा निगेटिविटी वाली ये सरकार रही है पिछले 10 साल की, और इनकी ये बदकिस्मती रही है। हम तो बल्कि ये कहेंगे कि शायद इनकी निगेटिविटी की ही वजह से सोशल मीडिया इतना प्रोग्रेस किया, इतना ज्यादा अवेयरनेस आई लोगों में कि किसी भी एंगल पे, किसी भी एक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे आप देखते हैं तो हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह दलाली, हर जगह ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो उसके काबिल नहीं है, जो उसके लायक नहीं है, उनका इन्वॉल्वमेंट। अब इसमें क्या परेशान तो आम जनता होती है, परेशान एक आम आदमी होता है। अब उसको कहीं ना कहीं अपने विचार प्रकट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। सत्ता के नशे में चूर हमारे और आपके चुने हुए ऐसे नुमाइंदे जो दरअसल सरकार चला रहे हैं, ऐसी मुखर आलोचना सुनकर लगभग बिलबिला उठे। नतीजा, कभी सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कोशिश हुई, कभी ऐसी गिरफ्तारियों का दौर चला जिस पर बाद में सरकार को ही अपने कदम वापस खींचने पड़े। और तो और अपने खिलाफ कुछ न सुनने की जिद पाले बैठी दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने एक योग शिविर में आधी रात को लाठियां तक बरसा दी। लेकिन ऐसे लोकतांत्रिक अवसरों को अलोकतांत्रिक तरीके से बाकायदा दमन चक्र चलाकर कुचलने वाली सरकारों को जनता ने चुनाव में सबक सिखा दिया। एक बार फिर सरकार स्वतंत्र अभिव्यक्ति संचार पर शिकंजा कसने की नाकाम कोशिश कर चुकी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नुमाइंदों में कुछ तानाशाह सेंधमारी कर रहे हैं। शेखर त्रिवेदी, जी मीडिया। और आगे बढ़ाते हैं चर्चा। मेरे साथ वाराणसी से वरिष्ठ कॉलमिस्ट प्रोफेसर दीपक मलिक जी हैं। नोएडा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात को मलिक साहब ने भी उठाया, कि क्या वाकई ऐसा है कि कुछ, चूंकि नए राजे रजवाड़े पैदा हो गए हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अब दरअसल तानाशाह बनते जा रहे हैं, क्योंकि चेहरे वही हैं, उनको पता है कि हम जीत कर आएंगे, और वो लोकतंत्र कहीं पीछे छूट रहा है। शेखर, एक बात आप समझ लीजिए, ये सत्ता का मूल चरित्र है, तानाशाही, दूसरों की बात न सुनना, जनता से। देखिए, डरता कौन मीडिया से है? जो गलत काम कर रहा है, जो बाकी लोगों से, दुनिया से, जनता से कुछ छुपाना चाहता है, उसको ये डर होता है कि एक्सपोज न हो जाए हम। तो वो ऐसा चाहता है कि मीडिया उसके काबू में रहे, उसके नियंत्रण में रहे। तो बार बार आप देखिए, जब भी सरकारों के भ्रष्ट कामों को उजागर किया गया है, जब भी व्यक्तिगत मामलों में किसी गलती को पकड़ा गया है, तब तक मीडिया पर दबाव डालने की, उस पर अंकुश लगाने की, शिकंजा कसने की कोशिश हुई है। तो ये सत्ता का मूल चरित्र है। प्रदीप जी, तो उसके अलावा एक चीज और भी है कि जितने घोटाले, जितने स्कैम्स इस सरकार में पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं, तो क्या इसकी वजह यही हम मान सकते हैं कि चूंकि इतनी सारी चीजें और आम जनता के बीच में चर्चा है, न सिर्फ चर्चा है बल्कि जनता इन चीजों को बता रही है, सामने आकर के वो आंदोलन कर रही है, तो क्या हम ये समझें कि अब जो तानाशाही, अगर वो तानाशाह वाकई है मूल चरित्र में, तो अब वो अपनी तरह से काम भी करेंगे? नहीं, देखिए, वो करना चाहेंगे, करेंगे का सवाल नहीं, वो करना निश्चित रूप से चाहेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस तरह की मीडिया में अवेयरनेस है, लोगों में जिस तरह की अवेयरनेस है अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, और मीडिया की जो स्वतंत्रता है भारत में, जिसका पूरी दुनिया में लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, वो किसी सरकार की वजह से नहीं है, सरकारों के बावजूद है ये। और किसी भी मीडिया की जो साख बनती है, उसकी जो हनक बनती है, धमक बनती है, वो उसकी विश्वसनीयता से निकलती है। अगर आप विश्वसनीय हैं
तभी लोग आप पर भरोसा करते हैं, और आप पर लोग भरोसा करते हैं इसलिए सत्तारूढ़। तो ये क्रम जो है, ये जब टूटता है, जैसे ही आपकी विश्वसनीयता कम होगी, तो जो सत्तारूढ़ है दल हैं या जो भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो डरना बंद कर देंगे, क्योंकि उसका असर जनता पर नहीं हो रहा है। वो जनता से अपने कामों को, अपने कार्यकलापों को, अपने काले धंधों को छुपाना चाहते हैं। लेकिन मीडिया का इतना बड़ा विस्फोट और विस्तार हुआ है, सोशल मीडिया की अभी आप बात कर रहे थे, कि बहुत मुश्किल है कि सरकार के लिए या किसी राजनीतिक दल के लिए या किसी संगठन के लिए कुछ समय तक तो आप छिपा सकते हैं, लेकिन हमेशा छिपा पाएंगे ऐसा होता नहीं। ठीक है, प्रोफेसर दीपक मलिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक हिंदुस्तान ने बीते दिनों में एक दौर देखा कि वो कुछ कानून मांग रही थी, वो कुछ नियम कायदे ऐसे चाहती थी जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। सरकार ने उस कानून को बनाने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते निकाले कि वो पता नहीं कहां चला गया, जो उसकी मूल भावना थी वो पता नहीं कहां चली गई। दूसरी तरफ जिस तरीके से भ्रष्टाचार स्कैम सामने आते रहे पिछले दिनों में, हमने देखा उन सामने आने के तरीकों पर लगातार सरकार शिकंजा कसती रही। तो क्या हम ये कहें कि आम जनता के विरुद्ध एक तरीके से सरकार अब अपनी मंशा बना चुकी है, या जो मौजूदा सरकार है उसने इस तरीके के मुगालते पाले हुए हैं? भ्रष्टाचार की शुरुआत मेरे ख्याल से एक बड़े पैमाने पे, जिसको हम स्कैम्स अंग्रेजी में कहते हैं, तो खासतौर से वो इस 1991 के बाद से जो अर्थनीति को एक नए गियर में डाला गया, जिसको हम उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का दौर कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जब पूंजी केंद्रित पूरी मशीनरी को, पूरे समाज को चलाने का जिम्मा दे दिया गया, तो भ्रष्टाचार तो उसमें उसका एक अंग बनेगा ही बनेगा। सवाल यह है कि हमारे जो राजनेता थे, जो हमारे शासक कुल के लोग थे, वो भी उसी के हिस्से थे। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को जन्म दिया था। एक तौर से कहिए तो 1991 से लेकर 2005 तक का एक ट्रांजिशन का दौर है। हिंदुस्तान में एक पिछड़ा हुआ पूंजीवाद था, उस पिछड़े हुए पूंजीवाद को अचानक उन्होंने इतनी तेजी से घुमा दिया कि उसके अंदर भ्रष्टाचार और तमाम चीजें, नई चीजें आके जुड़ गई। तो मैं समझता हूं कि इस पर जब भी बात उठेगी तो हमें इस तथ्य से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इसके पीछे एक विराट सोशियो इकोनॉमिक पृष्ठभूमि भी है, और उस पृष्ठभूमि के बनने के कारण, उस पृष्ठभूमि के कारण एक पूरा ढांचा जो है, एक नया ढांचा बनता है, जो भ्रष्टाचार का ढांचा बनता है। और इसमें मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी भूमिका तो मीडिया की रही है, और मैं समझता हूं कि मीडिया की एक बहुत शानदार भूमिका रही है। खासतौर से सोशल मीडिया की बात अभी फिर उठी है। सोशल मीडिया ने तो जनता के पास उनको अपना साधन दे दी इस पूरे के पूरे विमर्श में हस्तक्षेप करने का। तो मैं समझता हूं सोशल मीडिया तो डेमोक्रेसी का डीपनिंग है, उसको एक बहुत गहराई तक ले जाने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और जनता के हाथ में एक बड़ी भारी ताकत देती है। तो इन सब के माध्यम से जो भी एक्सपोजर्स हुए हैं, मैं समझता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि जनता। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दीपक जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की चर्चा में भी हमने ये पाया कि जिस तरीके से भ्रष्ट तंत्र हावी हुआ है, जिस तरीके से नया ढांचा खड़ा हुआ है, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें हुई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र अपनी तरह से इतना मजबूत है, संचार माध्यम और लोगों के जो भावनाएं प्रकट करने के तरीके हैं वो इतने ज्यादा मजबूत हैं कि वो कवच अभी तक सरकार तैयार नहीं कर पाई। वजह साफ है कि हम बेबाक हैं, हम बेबाकी से अपना काम करते रहेंगे, इस भ्रष्ट तंत्र पर वो कवच तैयार नहीं होने देंगे। नमस्कार।